और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे इंटरव्यू आई मीन शो में शामिल होने से पहले मैं पाकिस्तान की औरतों की यूट्यूब वीडियोस देखते आई हूँ, काफी सारी लाइफस्टाइल वीडियोस में देखते रहती हूँ और काफी इंटरेस्ट रहता है मुझे कि दूसरे देशों की औरतें वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं। तो मुझे ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं लगा पाकिस्तानी हाउस होल्ड हाउसवाइफ्स के बीच में और इंडियन हाउसवाइफ्स के बीच में। वो वही सेम काम करती हैं, सुबह उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, और अभी कोरोना की वजह से क्वारंटाइन पीरियड चालू है तो घर पे सभी लोग रहते हैं, तो कैसे वो डील करती हैं, अलग अलग रेसिपीज बनाती है, बाजार जाती हैं। तो मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं व्हेन इट कम जब हम बात करते हैं औरतों की, जो जनरल हम बात करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो जाता है, अलग तबके की औरतों की अलग मुश्किल रहते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं, एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि बहुत बड़ा डिवाइड है बिटवीन रिच एंड पुअर, मुझे ऐसा लगा। तो सभी के मतलब रिच जो हैं वो बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स गुजार रहे हैं, और जो पुअर जो हैं उनके यहाँ पे वो सिर्फ एक ही कमरे में रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाना, पैसों की तंगी एक्सेट्रा। तो हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, और उसमें ऊपर से हम कास्ट डाल देते हैं, यानी कि जाति। तो जो निचले तबके के जो औरतें रहती हैं उनको लेबर लॉज के बारे में पता नहीं होता है, यूनिफॉर्म वर्क कल्चर के बारे में पता नहीं होता है, और ऊपर से इलिटरेसी, यानी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती। तो ऊपर के ऊपरी तबके के लोग उनको सप्रेस करते हैं, ऊपरी जाति के लोग उनको सप्रेस करते हैं, प्लस उनके खुद के बिरादरी के लोग उनको सप्रेस करते हैं। तो ऐसे 3 तरीके से लोग उनको सप्रेस करते हैं। तो उसको हम लोग दलित एक्टिविज्म कहते हैं, और दलित वुमेन एक्टिविज्म हमारे भारत देश में ये अलग चलता है, और मेरे ख्याल से 1960s में सॉरी 1995 में दलित फेडरेशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश हुई थी, तो जो ये दलित वुमेन और दलित स्त्रियों के बारे में काम करते हैं। फिर दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, सभी तबके के औरतों को इन जनरल क्या चीजें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सॉरी, तो इन जनरल जैसे बीपीओ में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनकी, तो उनको स्पेशली एक अलग टैक्सी में टैक्सी मुहैया किया जाता है ताकि उनको सिक्योर फील हो। एंड यूजुअली आप ज्यादा वर्क फोर्स नहीं देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं देखेंगे औरतों का जो कि नाइट शिफ्ट में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वही सेम चीज कि सिक्योर फील नहीं होता है, चाहे वो मेट्रो सिटीज में हो, चाहे वो किसी 3 टियर 2 टियर टाउन्स में हो, और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारे इंडिया में स्टेट्स जो हैं, अलग अलग जो प्रदेश है, सभी जगह अलग तरीके के डेवलपमेंट है, अलग तरीके की मेंटालिटी है। अगर आप डाउन साउथ जाएंगे तो वहां पे मैट्रियार्कियल सोसाइटी, यानी कि स्त्री प्रधान समाज है, और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां पे भी स्त्री प्रधान समाज है, जहाँ पे औरतें ज्यादा काम करती है, मतलब औरतें वो बाहर निकलेंगी काम करने के लिए और मर्द घर संभालेंगे। तो वहां पे कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन वहां पे अगर आप पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग होने की वजह से वहां पे औरतें बहुत ज्यादा रिलीजियस मेंटालिटी के होते हैं, और जब समाज कल्याण की बात आ जाती है तो समवेयर दे फाइंड रिलीजन टू बी अबव सोशल डेवलपमेंट, ऐसा हो जाता है। तो वो रिलीजन को ज्यादा अहम मानती है सोशल डेवलपमेंट है, तो सिर्फ औरतें ही नहीं, पुरुष भी इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं बात कर रही थी LGBTQ राइट्स के बारे में, तो LGBTQ राइट्स इट्स ये सेम सेक्स मैरिज, देन फिर हिजड़े, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उनको उनको अच्छा नहीं माना जाता है बहुत सारे मतलब संप्रदाय में, उनको अपशकुन या फिर बैड ओमेन करके माना जाता है। तो कोई उनको अपनाना नहीं चाहता है या फिर उनके बारे में बात करना नहीं चाहता है। फिर रिसेंटली एक हमारा साउथ में बहुत फेमस मंदिर है अयप्पा भगवान जी का,
तो सबरीमाला टेम्पल बोलते हैं उसको। तो वहां पे औरतों को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास कर दिया कि औरतें जा सकती हैं। और बड़ा ही ये हिम्मत जुटा के 2 औरतें गई, लेकिन अब हाल ये है कि अब वो औरतों को उनके घर पे एंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म तोड़ा। तो समवेयर सोसाइटल लॉ इज ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर और जो चीजें बात आती है, दैट इज सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चली थी, सॉरी रेवोल्यूशन चला था, राइट टू पी। बहुत ही पेचीदा सुनाई देगा, बट हम लोग देखते हैं कि औरतों को सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो अच्छे जगहों पे वर्क प्लेसेस में काम करती हैं जो औरतें, जैसे मैं हो गई और बाकी जो है, तो उन लोगों को अच्छी सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज मुहैया किया जाता है, बट जो फॉर एग्जाम्पल रोड पे काम कर रही है कोई औरत, लेबर काम कर रही है, तो उनके लिए सैनिटाइजेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, और अगर वो जाते हैं तो उनको पैसे देके जाना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप हर जगह टॉयलेट्स बिल्ड कीजिए, टॉयलेट्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए। ये मेंटेनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर बाद में बात आती है अगेन सैनिटरी नैपकिन्स। हमारे इंडिया में जो टैक्स लेवी किया जाता है, तो कुछ सालों पहले जीएसटी लगाया गया, तो बहुत ही हैवी टैक्स सैनिटरी नैपकिन्स पे लगाया गया। लेकिन काफी मोर्चा और आंदोलनों के बाद 2018 में जीएसटी उसमें से हटा दिया गया, ताकि सैनिटरी नैपकिन्स एंड सैनिटरी पैड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो औरतें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी आसानी से मुहैया किया जाए, क्योंकि वो काफी कॉस्टली होती है। और फीमेल हाइजीन इज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि अगर फीमेल हाइजीन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी औरतें सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, उनकी हेल्थ बिगड़ेगी, और हेल्थ बिगड़ेगी तो हमको पता है कि सोसाइटी ऑलरेडी उसमें उसमें डिग्रेडेशन में जाएगी। उसके बाद हम लोग जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में काफी सारी चीजें इंडिया में लागू की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, तो मैं किसी बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं लोन ले सकती हूँ, जिसको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सपोज मेरा बिजनेस ठप हो गया, तो सारा का सारा कंट्रोल मेरे हस्बैंड को दे दिया जाएगा। तो सिर्फ मुझे लोन मुहैया कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी के फैसिलिटीज के लिए भी मुझे दर दर भटकना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो वुमेन बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा उबर नहीं पाते। अब पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करते हैं अगर हम, तो पॉलिटिकल राइट्स में जैसे आर्टिकल 243D एंड टी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, तो उसमें हमारे लिए 33% वुमेन रिजर्वेशन है, तो जिसमें आप लोकल गवर्नमेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए सहूलियत दी गई है। लेकिन अगर हम अभी इंडियन पार्लियामेंट की मतलब सिनेरियो देखते हैं, कहीं पे भी आपको बराबर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। भले ही अभी जो मोदी गवर्नमेंट जो पहले फॉर्म हुई थी, वहां पे 7 वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर इंडिया में नहीं हो पा रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, तो तब तक स्त्रियों के, महिलाओं के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे जो मेन है, आई मीन पुरुष है, वो महिलाओं की सारी चीजें समझ सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। महिलाओं की बातें ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो काफी काफी सारे बैरियर्स हैं। और रेप के बारे में भी अगर देखा जाए, तो रेप जो है ये ज्यादातर अपने घरों में ही होते हैं, और इसका रिपोर्टिंग बहुत कम होता है, क्योंकि औरतें जो है वो सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि किसी मामा ने, किसी चाचा ने, किसी भाई ने, किसी क्लोज रिलेटिव ने इनके ऊपर ही अत्याचार किया होता है, और वो शर्मसार हो जाती है। तो रिपोर्टिंग नंबर ऑफ केसेस जो है उसको अगर हम देखते हैं, तो उससे अगर जुड़े, तो रिपोर्टिंग बहुत कम है इंडिया में।
भले ही अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गई हैं, और हाल ही में तेलंगाना प्रदेश में हमारी एक बहन का बहुत ही संगीन मामला हुआ था। रेप के बाद उनको जला दिया गया था और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उन रेपिस्ट का। लेकिन ये बहुत कम केसेस है और बहुत सारी चीजें अननोटिस्ड हमारे इंडिया में, हमारे समाज में होती हैं। और सेक्सुअल हरासमेंट, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, ये चीजें अभी नई नई है। सोशल मीडिया में भले ही हमको काफी सारा फ्रीडम है, लेकिन सोशल मीडिया में औरतें उतनी वल्नरेबल भी हो गई।